नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो हम आज इकाई नंबर 5 और भारत की विदेश नीति मतलब फॉरिजन ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडिया, और फिर पढ़ेंगे हम करेस्ट ऑफ इंडियन ऑफ फॉरिजन पॉलिसी और नॉन अलाइनमेंट मतलब गुट निरपेक्षता। तो हम पहले पढ़ेंगे विदेश नीति। ये आपके इकाई नंबर 5 शुरू कर रहा हूँ मैं। तो इस पार्ट से 7 नंबर का क्वेश्चन आना है, ध्यान रखना। तो विशेषतः फॉरिजन ऑफ पॉलिसी इंडिया, भारत की विदेश नीति। तो सबसे पहले एक प्रश्न बनता है विदेश नीति आर्टिकल्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विदेश नीति का उल्लेख मैंने पाठ पढ़ा दिया है क्लास में, और थोड़ा और वापस समझ लेना आ जाए समझ में। विदेश नीति का उल्लेख अनुच्छेद कौन से में है? 51 में है, ठीक है नहीं? कौन से अनुच्छेद में? 51 में। इस चीज़ को भी आपको विशेषता क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है, ठीक है? बहुत शानदार टॉपिक है। विदेश नीति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 51 में, ठीक है? और उसके बाद में यदि आपसे पूछें कि विदेश नीति का जनक, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ विदेश नीति का जनक कौन था। तो विदेश नीति का दूसरा क्वेश्चन बनता है विदेश नीति का जो जनक था नहीं, वो ध्यान में रखना है। विदेश नीति का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? जनक थे। इस चीज़ को भी आपको विशेषतः समझना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति के जनक थे। आपको पता है 5 इस विदेश नीति के मतलब सूत्रधार माने जाते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता भी दिया था, और वैसे एनसीईआरटी किताब में भी है कि जैसे भारत की तरफ से पूछे नहीं तो आपको भारत की तरफ से तो बनाना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है नहीं? भीम जी सर आप इस वीडियो को भी अनलिस्ट करना है, बहुत गजब का वीडियो है। तो भारत की विदेश नीति का पहला कौन था जनक? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सड़ के गालों का नाम माथा में। दूसरा प्रश्न है, आपको पता है घाना के क्या है? वामे एनक्रुमा। और तीसरा आपको टॉपिक याद में रखना है इंडोनेशिया। मिलान का प्रश्न आता है इंडोनेशिया के सुकर्णो, ठीक है? और यदि आपको पूछ ले मिस्र के यदि आपसे प्रश्न पूछ ले टिटो, मिस्र के कौन? अब्दुल कलाम, मिस्र के टिटो। इस तरह से आपको यदि ध्यान में रखना है, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के वामे एनक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के टिटो, और युगोस्लाविया अब्दुल नासिर। यदि युगोस्लाविया आ जाए नहीं, युगोस्लाविया, तो आपको पता है युगोस्लाविया के कौन है? अब्दुल नासिर। इस चीज़ को आपको विशेषता क्या करना है? समझना है। तो 5 ये थे 5 देशों के अलग अलग सूत्रधार जिसने विदेश नीति के क्या रखे थे? नींव रखी थी। तो इस चीज़ को आपको विशेषता समझना है। बहुत शानदार टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो लेसन था यूपीए एनडीए, जो मैंने आपको बता दिए। यूपीए की स्थापना 2004 में जो सोनिया गांधी ने की थी। यूपीए में जैसे कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टी आती है। और एनडीए में आपको पता है कौन कौन सी आती है? एनडीए में जैसे भारतीय जनता पार्टी आती है, पंजाब का अकाली दल आता है, शिवसेना आता है, वो उनके बारे में मैंने बता दिया। 1999 में एनडीए की स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 इसके क्या की थी? स्थापना। अब देखो ये आपको समझना है, भारत की विदेश नीति मैंने शुरू कर दी है। मैंने इसकी भूमिका मैंने आपको बता दी है कि विदेश नीति जिसको पंचशील सिद्धांत भी कहते हैं, संविधान के अनुच्छेद 51 में मतलब गुट निरपेक्ष, आपको पता है ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। गुट निरपेक्ष जो आपको पता है 1 सितंबर को गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। गुट निरपेक्ष पहला जो सम्मेलन हुआ था, इस चीज़ को भी आपको समझना है। गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। क्या हुआ था? बेलग्रेड में। और 25 देशों ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। 25 देशों ने क्या लिया था? भाग। इस चीज़ को भी आपको विशेषतः ध्यान में रखना है, ठीक है?
और अभी जो यदि बात करें वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल में भी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ, 25 देशों ने क्या लिया, भाग। ठीक है। और वर्तमान की यदि मैं बात करूं वर्तमान में, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वर्तमान में गुट निरपेक्ष में 120 सदस्य है। क्या है? 120 सदस्य देश इसमें क्या है, शामिल है। इस चीज़ को भी आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। तो आगे चलते हैं फिर। तो वर्तमान में गुट निरपेक्ष, और गुट निरपेक्ष का मतलब होता है भारत ने तो अमेरिका के साथ शामिल होना चाहता था, भारत ने रूस के साथ शामिल होना चाहता, उसी का नाम क्या था, गुट निरपेक्ष। क्लियर? यहाँ तक हुआ आपके। उसके बाद में देखते हैं भारत की विदेश नीति के पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारी विदेश नीति ने साकार स्वरूप लेना क्या कर लिया था, प्रारंभ कर लिया था। इस चीज़ को भी आपको समझना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारी विदेश नीति ने साकार स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्र विदेश नीति के पंडित जवाहरलाल नेहरू का संकल्प था कि स्वतंत्र विदेश नीति के पंडित जवाहरलाल नेहरू का संकल्प हमारे सामने था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात आपको पता है द्वितीय महायुद्ध हुआ था 1939 से 1945, और इसमें आपको पता है मुस्लिम लीग ने मतलब त्याग पत्र दे दिया था, जिसके कारण आपको पता है मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ये चीज़ भी आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। फिर देखिए बढ़िया प्रश्न है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारी विदेश नीति ने साकार स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्र विदेश नीति का पंडित जवाहरलाल नेहरू का संकल्प हमारे सामने था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व 2 गुटों में बंटना था। आपको पता है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो विश्व 2 गुटों में बन गया। एक आपको पता है साम्यवादी, एक तो कौन था, साम्यवादी। तो साम्यवादी का नेतृत्व कौन कर रहा था, रूस कर रहा था। और आपको पता है पूंजीवादी देश का पूंजीवादी देश का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। कौन कर रहा था, अमेरिका। तो आपको तो साम्यवादी देश रूस, पूंजीवादी देश कौन सा था, अमेरिका। तो इनका नेतृत्व करने वाले थे। इन गुट के बारे में आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। ठीक है। तो साम्यवादी देश रूस, पूंजीवादी देश कौन सा, अमेरिका। इस चीज़ को भी आपको देना। 2 गुटों के बीच में बट गया और भारत किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता, न तो अमेरिका के साथ शामिल होना चाहता था न रूस के साथ। भारत जैसे मान लो किसी के साथ यदि दोनों के साथ ले लेता तो भारत के साथ शत्रुता हो जाती, दुश्मनी हो जाती। तो भारत ने सोचा न तो अमेरिका के साथ हो न रूस के, इसलिए दोनों से तटस्थ रहें, अलग रहें, तभी फायदेमंद रहा। इसलिए भारतीय विदेश नीति मतलब शांति की पुजारी मानी जाती है, अग्रदूत मानी जाती है। उसके बाद में देखिए आपको तो 2 गुटों में बंटना। जैसे द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व 2 गुटों में बंटना, अन्य राष्ट्रों के द्वारा अनुवर्ती गुट बनाना जारी था। भारत ने इनसे पृथक रीति और नीति का अनुसरण किया। हमारा ये भी संकल्प था कि हम विश्व में उपनिवेशवाद, क्योंकि भारत एक उपनिवेशवाद था, क्योंकि इंग्लैंड के अधीन था भारत, इसलिए इसको हम उपनिवेशवाद कह सकते हैं। तो हम विश्व में उपनिवेशवाद, रंगभेद और साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे कि हम उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, डोमिनेट स्टेट का, और साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे। विदेश नीति का जो ताना बाना हमने उस समय बुना, उसकी प्रमुख विशेषताएं ये थी। सबसे पहले है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो पहला पॉइंट है वो क्या है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। और इसका आर्टिकल्स आपको याद में रखना है, अनुच्छेद 51 में। किस में है, अनुच्छेद 51 में। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व इसका क्या थी, विशेषता थी। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। हमारी विदेश नीति सदैव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है। इतिहास इस बात का क्या है, साक्षी है। ये ध्यान रखना है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्धों ने मानवता को तहस नहस कर दिया था। बिल्कुल ध्यान है कि भाई इस युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसके इतिहास में उन्होंने तहस नहस क्या कर दिया था। तो हमारी विदेश नीति सदैव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की रही। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि युद्धों ने मानवता को तहस नहस किया। के.एम. पणिकर के शब्दों में, बहुत शानदार क्वेश्चन है। के.एम. पणिकर ने कहा कि भारतीय को इस बात का बड़ी चिंता है, भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तन सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं रहा। इस नीति पर चलते हुए हमने विश्व में अपनी भूमिका क्या की थी, तय की। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारी विदेश नीति सदैव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की रही थी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्धों ने मानव को तहस नहस कर दिया था, मानव जाति को। के.एम. पणिकर ने कहा कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है, इस चीज़ को भी हमें समझना है कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उनकी प्रगति को सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो। इस नीति पर चलते हुए हमने विश्व में अपनी क्या निभाई, अनेक भूमिकाएं निभाई। उसके बाद में देखिए पड़ोसी राष्ट्रों के साथ, पड़ोसी जो राष्ट्र है, अभी आपको पता है नरेंद्र मोदी ने एक नीति अपनाई थी पड़ोसी राष्ट्र, एक्ट ईस्ट। कौन सी नीति, एक्ट ईस्ट। आपको पता है भारत को मेक ऑफ इंडिया,
हैं, स्मार्ट सिटी, आर्थिक योजना, स्किल्स डेवलपमेंट, सब में भारत ने एक अग्रणी रूप में भारत ने एक नीति, क्योंकि एक्ट ईस्ट से पहले यदि मैं बात करूं तो आपको पता है 1992 में जब आपका प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव, इस चीज़ को समझना है, पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा राव ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था, 1992 की बात है, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, इस चीज़ को भी समझना है। तो उस समय में आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव ने कौन सी नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी, और नरेंद्र मोदी आते ही इसके नाम चेंज कर दिया एक्ट ईस्ट। मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब होता है पूर्व की ओर देखो, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो। ये तो नीति थी किसकी, पीवी नरसिम्हा राव की। और एक्ट ईस्ट, पड़ोस की ओर देखो, पड़ोस की ओर देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पड़ोस की ओर देखो। तो इसकी मैं हो सकता है आज पीडीएफ भीम जी को दे दूं इसकी थोड़ी, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। बहुत शानदार टॉपिक है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएन और विदेश नीति लगती है सिलेबस में। तो ये आपको विशेषतः क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो एक्ट ईस्ट की नीति पड़ोस की ओर देखो, ये नरेंद्र मोदी ने अपनाई 2014 के बाद, और 1992 में इससे पहले इसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। इसका मतलब था पीवी नरसिम्हा राव जिन्होंने कहा था पूर्व की ओर देखो। तो इस नीति को इन्होंने एक्ट ईस्ट में बदल दिया, किस में बदल दिया, एक्ट ईस्ट में, मतलब पड़ोस की ओर देखो। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। के.एम. पणिकर ने कहा कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति और सामान्य रूप से मानव जाति के संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो। इस नीति पर चलते हुए हमने विश्व में अपनी क्या की भूमिकाएं तय की। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे रिश्ते इस नीति ने प्रभावित हो रहे हैं। आपको पता है जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तो इन्होंने जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको बदला और उनकी जगह एक्ट ईस्ट नीति को क्या किया, लागू किया। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे रिश्ते इस नीति से प्रभावित हो रहे हैं, यद्यपि कई बार हमारी दुर्बलता माना गया था, हमारी इसमें क्या मानी गई थी, कमजोरी मानी गई थी। इस चीज़ को भी आपको समझना है। 1956 का सवेज संकट, आपको पता है सवेज नहर यानी सवेज, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। सवेज नहर भूमध्य सागर, ज्योग्राफी की दृष्टि से भी बहुत है, भूमध्य सागर, ये चीज़ आपको विशेषतः मैं बता ही देता हूँ। सवेज नहर, तो आपको पता है सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है, वो जोड़ती है। इस चीज़ को भी आपको विशेषतः समझना है। तो सवेज नहर आपको पता है मिस्र में है, अफ्रीका में है ये, और सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 1969 में इसको आपको पता है, 1969 में फर्दिनांड लेप्लेस, 1869 में फर्दिनांड लेप्लेस ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1869 में फर्दिनांड लेप्लेस ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। बहुत शानदार टॉपिक है। सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है, जोड़ती है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। तो सवेज नहर को लेकर भी विवाद हुआ, इस चीज़ को आपको विशेषतः समझना है कि सवेज नहर 1956 में सवेज नहर का संकट हुआ, 1967 का अरब इजराइल युद्ध हुआ, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ। आपको पता है 1960 में सिंधु नदी को लेकर विवाद हुआ था, सिंधु नदी विवाद। अब आपको पता है 2019 में इसका हल निकल कर आया, किसकी सरकार में, मोदी की सरकार में। किसकी सरकार में, मोदी की सरकार में। तो आपको पता है ये विवाद भी कहाँ गया, ये विवाद आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भाई सिंधु नदी का पानी भारत को भी मिलना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका क्या हुआ, निपटारा हुआ कि जब एक या एक से अधिक देशों के बीच में विवाद होता है, उनका निपटारा भीम जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। कि जब एक या एक से अधिक देशों से विवाद हो जाता है, नहीं भारत के राज्य में होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। यदि एक से अधिक राज्यों के बीच, मतलब देश के बीच में, जैसे भारत पाक के बीच में विवाद हुआ था, उनका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किया। तो ये चीज़ बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सवेज नहर का संकट चला गया। उसके बाद में 1960 का सिंधु नदी विवाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। नेहरू इस विवाद को सुलझा नहीं पाए, इसको विवाद सुलझाने वाला नरेंद्र मोदी था।
तो ये चीज़ बहुत शानदार टॉपिक है। तो इससे विवाद होते हैं नहीं, इसको विशेषता आपको क्या करना है, समझना है। तो 1956 में स्वेज नहर संकट, 1967 का अरब इजरायल युद्ध, 1960 का सिंधु जल समझौता, 1965 का भारत पाक युद्ध। 1965 में भारत पाक क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इस चीज़ को भी आपको विशेषता क्या करना है, समझना है। तो 1965 में भारत पाक युद्ध, इससे पूर्व 1962 में चीन के साथ संघर्ष हुआ। 1971-72 में फिर बांग्लादेश का आपको बताया निर्माण हुआ कि बांग्लादेश के निर्माण जियाउर रहमान पहले राष्ट्रपति थे, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान था नहीं आमार सोनार बंगला, और रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, आपको पता है। तो 1971-72 में बांग्लादेश का निर्माण। पाक के टकराव के पलों में हमने इस नीति को कभी छोड़ा नहीं। पाक के साथ हमारा युद्ध हुआ, फिर भी इस नीति को हमने क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं। शांति और सहअस्तित्व हमारी भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र है। इस चीज़ को भी आपको समझना है कि शांति और सहअस्तित्व हमारी भारतीय मूल मंत्र है। जियो और जीने दो, सबसे पहले आपको ध्यान में है, जियो और जीने दो, जीने दो। ये आदर्श नीति हमें सम्राट अशोक ने शुरू की थी। सम्राट अशोक के सिद्धांतों में इस चीज़ मतलब उनकी धमनियों में, उनकी शिराओं में ये बहती थी कि जियो और जीने दो। सम्राट अशोक की इस नीति को हमने आगे चलकर आपको पता है आधुनिक भारत में महात्मा गांधी ने अपनाई थी। तो इस चीज़ को भी आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। तो जियो और जीनो का सिद्धांत हमारे भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। आगामी चरण है जो आज राष्ट्र की आंतरिक और विदेश नीति को क्या देते हैं, वो दर्शाते हैं। इस चीज़ को भी आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक आता है, ये तो कौन सा हुआ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नीति। दूसरा पॉइंट है इसका उपनिवेशवाद और आपको पता है साम्राज्यवाद का विरोध। इस चीज़ को भी आपको समझना है। यहाँ से 7 नंबर का या 9 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ को आपको विशेषतः समझना है। उसके बाद में देखिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। तो आपको पता है उपनिवेशवाद थी भारत एक इंग्लैंड के अधीन उपनिवेशवाद था। तो आपको पता है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का वंश भारत भोग चुका है। भाई भारत उपनिवेशवाद भी रह चुका है, साम्राज्यवाद का भी भारत भोग चुका है कष्ट। तो हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दंश भारत भोग चुका है। विश्व के किसी भी हिस्से में हम यदि बात करें, विश्व के किसी भी हिस्से में द्वितीय महायुद्ध के बाद, विशेषकर हमारी स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने इसका विरोध किया। 1956 में यदि मैं बात करूं, 1956 में मिस्र पर हमला हो गया, खाड़ी अमेरिका हस्तक्षेप हुआ। आपको पता है 2003 में यदि मैं बात करूं आपका एनसीईआरटी बुक की, तो 2003 में खाड़ी युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, खाड़ी युद्ध। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2003 में खाड़ी युद्ध हुआ था अमेरिका और सऊदी अरब के देशों में, और सऊदी अरब ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लगाया, ऑपरेशन इनफ्रेड फिश लागू हुआ। तो ये सारे ऑपरेशन थे। तो आपको पता है 1956 में यदि मैं बात करूं, 1956 में मिस्र ने इस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, और खाड़ी युद्ध चर्चा में रहा और अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ। हमने महाशक्तियों की इस प्रसारवादी नीति का हमने क्या किया, विरोध किया। उसके बाद में देखिए टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, रंग भेद का विरोध। आपको पता है ये अफ्रीका ने नेल्सन मंडेला ने पुस्तक लिखी थी, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए लंबी। हिंदी में लिख दूं, नेल्सन मंडेला की पुस्तक स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई। इस चीज़ को भी आपको समझना है। नेल्सन मंडेला ने पुस्तक लिखी स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई। तो इस लड़ाई में आपको पता है जब नेल्सन मंडेला रंगभेद नीति का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। तो जब आपको पता है अफ्रीका में कांग्रेस के नेता थे अफ्रीका में, और नेल्सन मंडेला को दूसरा गांधी कहा जाता है। आपको पता है जब आपको पता है इस इंद्र कुमार, यदि मैं बात करूं पीवी नरसिंह राव, तो पीवी नरसिंह राव 1992 में भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने जो नीति अपनाई उसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। उस नीति को मोदी की सरकार ने चेंज किया, उस नीति का नाम रखा एक्ट ईस्ट, कि पड़ोस की ओर देखो। उसके बाद में आपको पता है रंग भेद की नीति चल रही थी। उधर महात्मा गांधी थे। जब महात्मा गांधी
मतलब रेलवे डिब्बे से जब यात्रा कर रहे थे तो अफ्रीका वासियों ने उसके लास्ट डिब्बे में धकेल दिया गया और एक नीति अपनाई जिसका नाम था रंग भेद नस्लवाद। और आपको पता है नेल्सन मंडेला अफ्रीका के एक बहुत बड़ी वर्चस्वशाली नेतृत्व रही है नेल्सन मंडेला ने, और नेल्सन मंडेला ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई। तो इसका दूसरा गांधी कहते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। नेल्सन मंडेला ने बहुत मतलब अफ्रीका के लिए एक संघर्ष किया, एक राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व किया बहुत बड़ी। तो रंग भेद का विरोध, विश्व में नस्ल मनुष्य के रंग के आधार पर, आपको पता है विश्व में नस्ल और मनुष्य के रंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करना हमारी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही थी। इस चीज़ को भी आपको विशेषता क्या करना है, समझना है। तो रंग भेद का विरोध, विश्व में नस्ल और मनुष्य के रंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करना हमारी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही। नेल्सन मंडेला की आज़ादी और उनके सत्तारूढ़ होने से पूर्व रंग भेदी दक्षिण अफ्रीका सरकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विच्छेद हमारी इस नीति को क्या करता है, इंगित करता है। इस चीज़ को भी आपको विशेषता क्या करना है, समझना है। तो रंग भेद का क्या हुआ, विरोध हुआ। तो विश्व में नस्ल और मनुष्य के रंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करना हमारी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही। नेल्सन मंडेला ने, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया पुस्तक का, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। और इसी नेल्सन मंडेला ने आज़ादी और उनके सत्तारूढ़ होने से पूर्व रंग भेदी दक्षिण अफ्रीकी सरकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विच्छेद करना हमारी विदेश नीति को इंगित करता है। चौथा इसका पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या करना, समर्थन करना। ये भी चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन करना हमारी विदेश नीति का ये आधार रहा है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को खुलकर क्या दिए, समर्थन दिए। इस चीज़ को भी समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन हमारी विदेश नीति का ये आधार माना जाता है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को खुलकर समर्थन दिया। स्वतंत्रता से पूर्व हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को समर्थन दे चुके हैं। तो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जब स्थापना हुई थी उस समय 51 देश थे और वर्तमान में 193 देश हैं। कितने देश हैं, 193 देश। इससे ये प्रतीत होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिनों दिन फल फूल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिनों दिन क्या हो रहा है, फल फूल रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको विशेषता क्या करनी है, समझना है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। जब स्थापना हुई थी उस समय 51 देश थे, आज वर्तमान में 193 देश है। 51वां देश पोलैंड था। और भारत, यदि मैं NCERT की बात करूं, भारत इसका सदस्य है, क्योंकि बोर्ड और NCERT दोनों को मिलाकर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है। तो भारत इसका सदस्य बना था, भारत इसका सदस्य बना। ये NCERT बुक में पहले के बारे में भारत इसका सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945। बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत इसका सदस्य कब बना, 30 अक्टूबर 1945 को बना। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945, उसमें 51 देश थे। 51वां देश पोलैंड था और पोलैंड की राजधानी आपको पता है वारसा है। और वर्तमान में 193 देश है। वर्तमान में कितने, 193। और 193 देश है वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है, दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुब्बा। इसकी राजधानी कैपिटल कौन सी है, राजधानी जुब्बा। तो ये चीज़ भी आपको विशेषता क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका क्या दिया, सहयोग दिया। आगे देखें तो यहाँ तक हुआ। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को क्या दिया, समर्थन दिया। इस चीज़ को भी विशेषता समझना है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमारी विदेश नीति का ये आधार रहा है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को खुलकर समर्थन दिया। स्वतंत्रता से पूर्व हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। और संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले क्या था, राष्ट्र संघ था। क्या था, राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 किसने की, अमेरिका के एक राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को बचा नहीं पाए, इसलिए संस्था की 1946 में, मतलब राष्ट्र संघ 1946 में समाप्त हो गया और राष्ट्र संघ का स्थापना लिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। क्लियर। तो इस चीज़ को भी आपको विशेषता समझना है। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920, अमेरिका राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन, जिन्होंने 10 जनवरी 1920 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। ये बहुत शानदार टॉपिक है।
क्योंकि 1946 में समाप्त हो गई, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को बचा नहीं पाई। स्वतंत्रता के पश्चात हमने इसकी सदस्यता स्वीकार की, इसके विभिन्न कार्यक्रमों एजेंसियों ने बढ़कर भागीदारी निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में हमारी स्थायी सदस्यता का दावा। और अभी आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में भारत के एक राष्ट्रपति बने हैं भीम जी, जिसका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस मतलब भारत की पहली महिला, अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर जाने वाली पहली महिला, जिसका मतलब भारत आने वाले समय में अमेरिका के साथ बहुत प्रगाढ़ संबंध होंगे, बहुत अच्छे संबंध स्थापित होंगे। और आने वाले समय में ये भी है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य बनने की दावेदारी रखेगा और स्थायी सदस्य बनकर रहेगा, जिससे भारत एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों का समर्थन करेगा। सुरक्षा परिषद में हमारी अस्थायी सदस्यता का दावा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों का समर्थन। और आपको पता है भारत अभी 2021 से 23 तक भारत अस्थायी सदस्य बनेगा। भारत आठवीं बार अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी करंट में बता दिया मैंने कि भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य 21 में बनेगा, क्योंकि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। भारत अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है, किसका? इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य। और अभी कमला हैरिस बनने के बाद, क्योंकि कमला हैरिस हमारे अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पर है, बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, जो 46वें राष्ट्रपति होंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी होंगे, और उससे हमारे भारत को एक बहुत नया आयाम मिलने जा रहे हैं। इसलिए आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। तो अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के साथ, फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।